हाँ शुरू करें। जी, म्यूट कर लिया सबको? म्यूट किया गया? माहेश्वर जी म्यूट किया? माहेश्वर जी म्यूट किया सबको? कर दिया। ओके ओके। शुरू करें फिर करनी पड़ेगी। जी, अक्सर हम लोग को देर हो जाती है 10 मिनट तक करीब लोगों का इंतज़ार करते हुए। तो हमको लगता है कि हम इंतज़ार करते हैं इसलिए लोग देर से आते हैं, या लोग देर से आते हैं इसलिए हम इंतज़ार करते हैं। दोनों में से ये कोई तो वजह पहेली है। ये पहेली है। शंकर राव जी ने 2 अच्छी किताबों की लिंक भेजी है। वो गोखते जी और सुदेशना जी दोनों इंटरेस्टेड हैं, वो उनको भेजी जा सके बाद में। पीडीएफ भेजा है उन्होंने, तो अच्छा होगा। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि थर्सडे शाम का डायलॉग हम लोग हिंदी में करेंगे, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों के लिए ये हो ख़ास तौर पे, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वाले भी इसमें शामिल हों और वो अपनी भाषा में भी बातचीत कर सकते हैं। कोई ख़ास ऐसी शर्त नहीं है। तो उसी फैसले के तहत आज का भी डायलॉग हमारा हिंदी में ही होगा। पिछली बार एजुकेशन पे बात हुई थी। एजुकेशन बहुत ही वास्ट फील्ड है, और उस पर बात पता नहीं कृष्णमूर्ति कभी भी कहते थे कि अगर आप अभी इसी वक्त इसी बैठक इसी मीटिंग में मेरी बात समझ सकते हैं तो समझ लें, बार बार आने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर फियर जैसा कोई इशू है तो उस पर आप लगातार डिस्कस करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। कृष्णमूर्ति कई तरह की के लोगों के सामने शायद अलग अलग बातें कहते हैं, या समझ में नहीं आता, दोनों बातें उन्होंने। तो एजुकेशन ऐसा ही सब्जेक्ट है, खास करके उनके लिए जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं एजुकेशन से, स्कूल और कॉलेज। लेकिन जिस एजुकेशन की बात कृष्ण जी करते हैं वो तो स्कूल और कॉलेज के बाहर और उसके बाद भी चलता है। तो उस एजुकेशन पर ही आज बातचीत होगी। आप लोग सबका स्वागत है फिर से। संजीव जी से मैं कहूँगा कि वो कुछ कहें, और उसके बाद जैसा उन्होंने डिसाइड किया है तो वीडियो दिखाने का वो दिखाएं। संजीव जी। धन्यवाद। मुझे लगता है हम पहले एक वीडियो देख लेते हैं, एक छोटा वीडियो है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। अगर फिर समय बचा तो फिर हम एक और छोटा वीडियो देखेंगे, नहीं तो उस वीडियो को फिर आगे कभी देखेंगे अगर चर्चा बढ़ती है। तो पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो के बाद आप उस जो वीडियो हम देखेंगे उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर। थैंक यू। I have a young child. How do I educate him so that he will live a different sort of life without being so different from society which will destroy him? I have a young child. How am I to educate him so that he will live a different sort of life without being so different that society will destroy him? You know, there are many schools in India. We have 6 schools in India. There's one at Brockwood, one in Canada, one in California, Ojai.
First of all, it's very difficult to get right kind of teachers. When they teach, when they come to teach, the difficulty is they have all kinds of opinions, how it should be done, how it should not be done, the teaching, and so on. They project their own desires and volitions and their own prejudices. They may be very capable of transmitting information, knowledge, but they also project their own personalities, their own peculiar idiosyncrasies. So it's a constant trouble to get the right kind of teachers who is really interested in teaching. Not only the academic subjects, but teaching something much more. Teaching how to live a life as you go along, older, adolescent and so on, how to live a life rational, not superstitious, not confused, and so on. It's very difficult. And when we were in India with these 6 schools, we sent a letter to all the parents saying that these schools intend and are doing as much as possible to free the mind of the child, the student, from fear, from confusion, and have integrity. So when the parents came, not many of them, they were really not interested in their children, except the mothers. The fathers wanted them to go on to earn a livelihood, follow the usual routine, but the mothers were a little bit concerned. But perhaps the parents and the children are really responsible. Perhaps they may destroy their children. And when one has a small child, how are you going to educate him? It's a great problem. And we are trying at Brockwood to answer this question. Perhaps we shall have young children, but we are going to go into it. But the difficulty is, society is so strong. The temptations of the young person who wants to be with other young children, who are already corrupt, who are already, accepted all the nonsense of society, and it becomes extremely difficult to bring up a child who will not yield to the tremendous weight of society. So it behoves not only on the part of the teachers, but also on the part of the parents. It's a cooperative business. It isn't just you send the child to the school and forget all about it. Here in these schools, they are strict vegetarians. And when they go back, they eat meat. So that conflict begins. All the rest of it. And this is a question that cannot be so easily answered. Because to run these schools, you have to have plenty of money. And these schools have survived just on shoestring. And the parents are only too willing to send them there. And the responsibility, the work, the immense concern
is there. It's not there. It is there. We've been through it year after year. And this requires not only a cooperation from the parents, but also good teachers who are capable of understanding not only the academic subjects, but also something much more serious. मुझे लगता है इस अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें कृष्णमूर्ति ने बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बात कही है कि पेरेंट्स या अभिभावक या माता पिता के पास अपने बच्चे को डिस्ट्रॉय करने की बहुत जबरदस्त ताकत है, उनके हाथ में है उसको डिस्ट्रॉय करना। शायद बनाने की उतनी बड़ी ताकत उनके पास नहीं है, वो शायद बनाने की दिशा में शायद बहुत कुछ शायद ना कर पाए, लेकिन उसको बर्बाद करने, उसको खत्म करने, उसको तबाह करने की उनके पास बहुत ही जबरदस्त शक्ति उनके हाथ में। तो ये मुझे लगता है एक बिंदु है जहाँ से हम चीजों को आगे उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे लगता है कि स्कूल की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें बात की हैं। पहला सवाल है कि हम जो माता पिता के रूप में हैं या भाई बहन के रूप में हैं या और किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकते हैं या किसी के साथ, किसी मित्र के साथ भी हो सकते हैं, तो उन सारी चीजों में सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। और यहाँ जब हम अपनी शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम किसी खास किस्म की शिक्षा की बात कर रहे हैं, कि हम किसी विषय के बारे में कितना जानते हैं, बल्कि जब हम अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शायद ये जीने की बात कर रहे हैं, हम जीने की कला की बात कर रहे हैं कि जीने के बारे में हम कितना जानते हैं, खुद के बारे में हम कितना जानते हैं और सीखने और लर्निंग के बारे में हम कितना जानते हैं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें अपने ऊपर करनी है और हमको लगता है कि शायद ये दूसरे को करनी है। जैसे बच्चों के मामले में भी हमको बहुत ज्यादा ये भ्रम है कि हमको बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है और बहुत कुछ बताने की जरूरत है, जबकि हकीकत ये है कि अगर हम मस्तिष्क के काम करने के तरीके को देखें तो उसका काम करने का सबसे जो तेज और सबसे प्रभावी तरीका है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखने का है। वो जो कुछ देखता है, वो जो कुछ उसी चीज को वो अपने अंदर कॉपी करने की कोशिश करता है। यही ब्रेन के सीखने का तरीका है। अगर यह कितनी मजेदार बात यह है कि बच्चे को ये तक भी नहीं पता होता कि गुस्सा कैसे करना है। गुस्सा करना भी वो हमसे ही सीखता है। उसको गुस्सा आता जरूर है, लेकिन उस गुस्से को अभिव्यक्त कैसे किया जाता है वो हमसे सीखता है। वो हमको ऑब्जर्व करता है, हमारा अवलोकन करता है कि हम गुस्सा आने पर क्या करते हैं, हम गुस्सा आने पर कैसी हरकतें करते हैं। इसी तरह से खुशी होने पर भी हम क्या करते हैं, दुखी होने पर भी क्या करते हैं। वो सारे भावनाएं उसके अंदर हैं, लेकिन उनको कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, वो लगातार हमको देख के सीख रहा है। तो हमारी कही हुई बातों से तो शायद वो 2 से 5% सीखता होगा या अधिकतम 10% सीखता होगा। 90% वो हम जो कर रहे हैं उससे सीख रहा है और लगातार हम उसके लिए ये वातावरण बना रहे हैं जिसमें वो सीख रहा है और वो लगातार हमसे कॉपी कर रहा है, लगातार हमको इमिटेट कर रहा है। डायरेक्टली नहीं कर रहा है, बट अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी चीजें चल रही हैं। अभी एक नई रिसर्च भी ब्रेन के मामले में आ रही है जिसको हम दर्पण न्यूरॉन या मिरर न्यूरॉन कहते हैं। और वो मिरर न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं वो अपने आसपास को अपने अंदर उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बहुत शोर वाले अगर किसी जगह पर बैठे हैं तो आपके ब्रेन के अंदर भी वो शोर उत्पन्न करेंगे, और अगर आप शांत जगह पर बैठे हैं तो वो आपके अंदर भी शांत करने की कोशिश करेंगे। अभी इन न्यूरॉन्स की जो प्रक्रिया उसके बारे में ठीक से विज्ञान समझ नहीं सका है, लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है। तो शिक्षा के मामले में बहुत जरूरी चीज है कि जो भी, चाहे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो भी इस बारे में चिंतित हैं या जिनको इस चीज की फिक्र है या इस बारे में सोचते हैं, तो वो अपनी शिक्षा, उनके लिए वो बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है।
और दूसरी बात जो मैं पिछली बार से उठाना चाहूंगा कि जो पिछली बार एक बहुत ही जरूरी सवाल आया था वो ये था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा और ये वाली शिक्षा इसको कैसे मिलाया जाए, क्या ये विपरीत ध्रुव हैं एक दूसरे के या कुछ और है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वर्ड होलिस्टिक यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर सब कुछ शामिल है। उसमें यह भी शामिल है कि इस यहाँ रहने के लिए, यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और इसमें अब दूसरे देशों में या कुछ भारत में भी जो प्रयोग हुए हैं उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प हो सकता है कि उससे हमको थोड़ी सा हिम्मत बन सकती है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जब हम कृष्णमूर्ति को सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत ही उच्च श्रेणी की बातें हैं और ये कभी भी शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो उतना भले ही संभव नहीं हो, लेकिन इस बारे में जो प्रयोग हुए हैं उनके बड़े दिलचस्प परिणाम निकले हैं। जैसे कि अगर ब्राजील में एक प्रयोग किया गया, जो वहां के ब्राजील के बारे में कहा जाता है कि वहां का जो स्लम्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स हैं, शायद भारत के बाद वहीं पर हैं सबसे बड़े स्लम्स। तो वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रयोग किया गया और उन्होंने बिल्कुल ही सोचा कि हम कोई भी पारंपरिक तरीकों से इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उन बच्चों को पारंपरिक तरीकों से पढ़ाने में सारे स्कूल असफल सिद्ध हो गए थे। तो उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से उनको पढ़ाना चालू किया और उस 3 महीने के अंदर उन्होंने उन बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखा दी। और उसमें पढ़ाने के लिए उन्होंने म्यूजिक का इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने एक अलग ही किस्म के वातावरण का इस्तेमाल किया और एक बिल्कुल ही अनूठा उन्होंने उसमें प्रयोग किया और बच्चे बहुत तेजी से सीखे। इसी तरह से भारत में भी एक प्रयोग किया गया एक स्कूल में, जिस स्कूल में उन बच्चों से कहा गया कि तुम्हारे जो दुख हैं, जो तुम्हारी परेशानी है, उनके बारे में लिखो। और बच्चे उनके बारे में लिखने लगे। तुम्हारी जो शिकायतें हैं उनके बारे में लिखो। और बच्चे लिखने लगे और इतने तेजी से वो सारे बच्चों की लैंग्वेज इतनी अच्छी उनकी उस भाषा पर पकड़ हो गई कि टीचरों को भी आश्चर्य हो रहा था। और अगर हम कुछ देशों की बात करें जिसमें मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा डेनमार्क का और स्वीडन का और फिनलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर वहां पर आप देखें तो शिक्षा को लेकर वो लोग बहुत ही शानदार प्रयोग कर रहे हैं। आज जिस चीज के बारे में हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, वो उसके ऊपर पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। आज भी डेनमार्क में ऐसे स्कूल हैं जो पेरेंट्स चलाते हैं और इन स्कूलों को सरकार फंड करती है और उन स्कूलों में वो बिल्कुल ही नए तरीकों से पढ़ाते हैं। और एक और मजेदार बात मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े नाम है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मारिया मोंटेसरी हो गए या स्टेनर हो गए, ये सारे लोग जो थे ये पारंपरिक शिक्षा के खिलाफ खड़े हुए थे। इन लोगों ने कहा था कि नहीं, ये ह्यूमन, मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य कोई कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर आप जानकारी भर दें, बल्कि एक लिविंग थिंग है, एक जीवित चीज है और उसको सिखाने के लिए आपको बहुत ही अलग ढंग की चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो सिखा रहा है उसको अपने अंदर भी बहुत नए परिवर्तन करने पड़ेंगे। और लेकिन जो पारंपरिक शिक्षा थी, जो ट्रेडिशनल तरीके थे, वो इतने चालाक थे कि उन्होंने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उनकी जो मूल आत्मा थी उसको मार दिया। चाहे वो मोंटेसरी की बात कर लें, चाहे वो किंडरगार्टन की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, सब में उन्होंने यही खेल कर दिया कि उनकी मूल आत्मा को मार लिया, उनका नाम ले लिया और वो एक तरीका बन गया हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसी को आगे फॉलो करने का। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही एक चीज है जिसमें सभी कुछ शामिल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे बाहर हो। तो चाहे वो यहाँ रह के आत्मनिर्भर कैसे बनना है, मुझे अपने लिए जरूरी चीज सुविधाएं कैसे जुटानी है, यहाँ पे रहते हुए कैसे मैं पूरी सैनिटी के साथ और अपने मन का संतुलन बनाए रख के कैसे जी सकता हूँ। अब आज के समय में अगर आप आंकड़े देखें, डिप्रेशन से जुड़े हुए अगर हम आंकड़े देखें तो जो रिपोर्ट किए जाते हैं वही अगर देखें तो उस हिसाब से जो है डिप्रेशन जो है कोरोना से भी बड़ी महामारी है। और 10 में से 1 आदमी जो है क्लिनिकली डिप्रेस्ड है और बाकी 9 स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो क्लिनिकली उनको चेक नहीं किया गया है, इसलिए वो है। उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो डिप्रेस होंगे।
तो हम अपने बच्चों को इतनी छोटी सी चीज नहीं सिखा पा रहे कि भावनाओं के साथ क्या करना है, गुस्से के साथ क्या करना है, चिढ़ के साथ क्या करना है, उदासी के साथ क्या करना है, और हम कह रहे हैं कि हम उनको कुछ बहुत बड़ा कुछ सिखा देंगे और उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो खास कहीं जाके नौकरी कर लेंगे। फिर वो नौकरी करने के बाद ड्रग्स लेंगे, या वो नौकरी करने के बाद डिप्रेस हो जाएंगे, या नौकरी करने के बाद हिंसा के चक्र को और आगे बढ़ाएंगे। ये सब हमारे उसमें नहीं है कहीं भी, हमारी प्राथमिकताओं में। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्नों पर हमको गौर करना चाहिए और इन सारी बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, बिल्कुल सही कृष्णमूर्ति भी ने कहा कि इनका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, हमको उनके जवाब खोजने होंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी। जवाब खोजने से भी ज्यादा हम उनको, उन सवालों को बहुत गहराई से देखना होगा क्योंकि वो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, जवाब चाहे हो चाहे ना हो। तो फिलहाल अभी मुझे इतना ही कहना है। चैतन्य जी, आप कुछ कहना? मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1986 में कृष्ण जी की डेथ हो गई। ये वीडियो उसके कुछ सालों पहले का ही था जो हमने देखा, लेकिन उस समय कृष्ण जी की जो समस्या थी स्कूलों को लेकर वो अभी भी है। क्योंकि मुझे स्कूल से राजघाट कैंपस से निकले हुए अभी 5 महीने भी हुए होंगे, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा वहाँ की एक्टिविटीज़ और राजघाट और केवटा के दूसरे स्कूल्स को भी, कि टीचर्स का न मिल पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कृष्ण जी तो एक बहुत बड़ी उन्होंने एक लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि एक दिक्कत ये आती है कि हम एक मॉडर्न सेक्युलर दुनिया में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि स्कूल्स के लिए उन्होंने कहा कि दे आर लाइक रिलीजियस सेंटर्स। स्कूल जो है वो धार्मिक केंद्र है, और तो टीचर्स जो आते हैं हमारे यहाँ, अगर मान लीजिए उसमें से 10% ऐसे टीचर्स हुए जिनको रिलीजन में इंटरेस्ट है, वो भी कृष्णमूर्ति की जो रिलीजन के बारे में व्यूज़ हैं उनमें उनका बड़ा गहरा, बहुत गहरी दिलचस्पी है, तो वो वहाँ पर आते हैं तो वो भी निराश होते हैं। जो सिर्फ प्रैक्टिकल कारणों से अपने करियर के लिए आते हैं, उनके हिस्से में दूसरी तरह की निराशा आती है। वहाँ पर टीचर्स के अलावा ये भी दिखता है कि जो जिनकी पोजीशन है, जो कि प्रिंसिपल्स हैं या फिर और भी एक हायरार्की भी लोगों को दिखती है। ये भी दिखता है कि जो हायरार्की में ऊपर हैं उनका खुद का कृष्णमूर्ति की टीचिंग में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं। स्कूल इस बात पर जोर भी नहीं, यानी इसको वो एक शर्त भी नहीं बनाता है कि टीचर्स जो आएँ वो कृष्णमूर्ति के टीचिंग्स के बारे में इंटेलेक्चुअली और वर्बली भी समझें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो टीचर्स का न मिलना, जैसे कि कृष्ण जी उस समय कहते थे, वो अभी भी एक बड़ी समस्या है। टीचर्स का लगातार आना जाना बना रहता है। फिर कृष्ण जी की टीचिंग्स में इंटरेस्ट न होना, और टीचर्स कैसे शेयर करते हैं, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हर रोज़ जैसे कि टीचर्स हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया गया, जैसे 60 टीचर हैं स्कूल में या कॉलेज में और हैं 50-60, तो उनके छोटे ग्रुप्स बना दिए और अलग अलग ग्रुप हर दिन 40 मिनट के लिए एक फर्स्ट पीरियड उनके लिए रख दिया गया। उसमें वो मिलते हैं, उसके बाद वो कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ते हैं और उस बुक पे पढ़ के कुछ सवाल उनके आते हैं। फिर वो ग्रुप एक हफ्ते बाद मिलता है, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप, इस तरह के कि टीचर्स 60 हैं। तो क्या किया उन स्कूलों का, जो कि एक अलग तरह की एजुकेशन की बात करते हैं। वो जगहें बहुत खूबसूरत हैं। 400 एकड़ में 85% ग्रीन कवर होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है आजकल के समय के। फिर वो नदी के किनारे हैं, वो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, तो उनकी फिज़िकल ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिज़िकल ब्यूटी तो नेचर का योगदान है, उसमें तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं। पेड़ तो बहुत सैकड़ों साल पुराने वहाँ वृक्ष हैं, नदी अपने आप बह रही है। ये है कि कृष्ण जी ने उन जगहों को चुना, खास करके ऋषि वैली और राजघाट जैसी जगहों में। कुछ स्कूल तो उनकी डेथ के बाद हुए, सह्याद्री स्कूल। तो टीचर्स का
सही टीचर्स का मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, उन्होंने कहा कि बच्चे वेजिटेरियन हैं, राजकोटी से KFI के सारे स्कूल्स में शाकाहारी खाना बच्चों को मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि व्हेन दे गो होम दे ईट मीट। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आई डोंट से दैट ऑल चिल्ड्रन आर नॉन वेजिटेरियंस, बट मोस्टली दे लुक फॉरवर्ड टू द फूड दैट दे गेट एट होम and cooked by their mothers and domestic health। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए भी अब क्या किया जाए प्रैक्टिकली, ऐसी मीटिंग्स की गई जिसमें पेरेंट्स को बच्चों के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि इसलिए बुलाया जाता है कि वो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को थोड़ा बहुत समझें तो और उस पर बातचीत करें। लेकिन ऐसी मीटिंग्स भी बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है भाई, 4-5 महीने में एक हो गई, एक पूरे साल में 2 बार हो गई। तो ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज कृष्णमूर्ति जैसे स्कूलों में हैं। 300-325 से ज़्यादा बच्चे नहीं लिए जाते हैं एक 400 एकड़ की ज़मीन में पर, लेकिन फिर भी कई लोग महसूस करते हैं, और मैंने खुद महसूस किया है कि अगर कृष्णमूर्ति की तरह से उनकी, जैसे ही वो कहते हैं कि हर क्लास में टीचर सब्जेक्ट के अलावा ज़िंदगी के बारे में बातचीत करे, वो बच्चों को अटेंशन के बारे में बताए, वो वायलेंस के बारे में, क्रोध जैसे कि आपने बताया, तो उसके लिए उसके पास काफ़ी वक्त नहीं होता है, क्योंकि आपका पूरा दिन पैक्ड है। उसमें 8 पीरियड्स हैं, हर पीरियड में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह एक के बाद एक टीचर आता है, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है, उसके ऊपर करिकुलम को कंप्लीट करने का प्रेशर है, सिलेबस लेना है, उसको एग्जामिनेशंस 8th तक नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद वो माहौल शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा 7th में पहुंचता है तो उसको लगता है कि अब अगले साल से तो मेरा एग्जामिनेशन भी होगा, और कई बच्चे 6th में ही वहाँ आते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय वो बिना एग्जामिनेशन के भी नहीं बिता पाता है। 6th में आया, 7th से वो सीनियर में जाने की तैयारी करने लगा, और 8th में वो सीनियर बच्चा हो गया। तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं बहुत पुरानी हैं, और ये सच में इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कृष्णमूर्ति की जो डिमांड थी कि एक समग्र इंसान को, मनुष्य को समग्रता में और समग्रता के लिए शिक्षित करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ी सी बात बस ऐड करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सही अध्यापकों का मिलना या सही टीचर्स के मिलने से भी ज्यादा जरूरत है कि सही माता पिता का मिलना, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने शरीर के बारे में सोच लिया है कि मेरे शरीर को सही सुरक्षित रखने की, सही स्वस्थ रखने की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर की है, कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं जाके दवाई खा लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से मेरे आसपास का जो है वो भी जिम्मेदारी किसी ना किसी की है। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है कि मैं कुछ खास किस्म की कुछ सुविधाएं अपने जो परिवारजन है उनके लिए जुटा दूंगा, या जो मेरी होगा जिम्मेदारी वो मैं निभा दूंगा। उसी तरह से बच्चे की जो शिक्षा है वो मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में मैं स्कूल की, टीचर्स की, किसी की भी हेल्प ले सकता हूँ जैसा जहाँ उपलब्ध होगा, लेकिन मूलतः वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इस धरती पर लाया हूँ, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जब मैं उसे लाया हूँ, ये कोई, अगर मैं आम बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सीडेंटल, नई शब्द यूज करते हैं, वो बहुत भारी है, तो कोई बहुत होश के साथ की हुई घटना तो होती नहीं है। हम एक रूटीन में करते हैं कि मैं शादी करूंगा, फिर बच्चे करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर बच्चों को सेटल कर दूंगा, तो उसमें कहीं इस बात के लिए जगह नहीं बचती कि जो बच्चा मैंने पैदा किया है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो उस एक सही ढंग से सोच पाए, सही ढंग से आगे चल पाए, वो मेरी जिम्मेदारी है। और जो सोसाइटी जो हमने बना ली है, चाहे जैसे भी बन गई, उसमें मेरा रोल कितना है, क्या है, शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ उतना, लेकिन जो बन गई है उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है, और उस स्ट्रक्चर में ही प्रतिस्पर्धा है, उस स्ट्रक्चर में ही डिप्रेशन है, उस स्ट्रक्चर में ही निराशा, हताशा और हर तरह की चीजें उसके स्ट्रक्चर में ही है। और जितना ज्यादा वो मेरा बच्चा उसमें तथाकथित रूप से सफल होगा, वो ये सारी चीजें उतनी ही ज्यादा भोगेगा। तो इस चीज को जब मैं समझ जाऊंगा, अगर देख जाऊंगा, तो मैं ये चाहूंगा ही नहीं कि मेरा बच्चा इस तथाकथित सफलता के उसमें कहीं जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि वो जीना सीखे, वो अपने को कैसे उसके अंदर से विकसित हो सके, कैसे वो खिल सके, इसको मैं देखूं। तो उसमें फिर मैं उसको कृष्णमूर्ति स्कूल में भेज रहा हूँ या बिल्कुल बगल के किसी छोटे से स्कूल में भेज रहा हूँ,
दोनों में मैं सजग रहूंगा, मैं सतर्क रहूंगा और मैं ध्यान दूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत जरूरी है। टीचर्स तो फिर है ही एक समस्या, लेकिन माता पिता का सजग, सतर्क और उनका वास्तव में कंसर्न होना। कंसर्न हूं ये कहना नहीं, उनके जब मैं कहते हैं कंसर्न है तो उनका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जो सामाजिक, जो सफलता का जो तथाकथित ढांचा है उसमें हमारा बच्चा फिट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनको किसी चीज से बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती। तो मुझे लगता है ये जस्ट मैं ऐड करना चाहता था आपकी बात में। इसमें ऐसा है संजीव कि आप देखें कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे महंगे स्कूल पब्लिक स्कूल होते हैं, जो भी पब्लिक के लिए होते ही नहीं एक्चुअली, उनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है। इसका मतलब कि पब्लिक के जो मेंबर्स हैं उसमें वो नहीं जा सकते। जैसे कृष्णमूर्ति स्कूल आमतौर पर उसी कैटेगरी में आते हैं, बोर्डिंग स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, जहाँ पर बच्चे आमतौर पे, ये फैक्ट है सोसाइटी का कि या तो पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं और बच्चे के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, या तो उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या होती है। सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे बहुत बड़ा, आपको एक परसेंटेज मिलेगा, तो बच्चे को अकेला पेरेंट नहीं हैंडल कर पाता है, वैसे हैं। तो एक एलिटिस्ट कल्चर है, हालांकि सिंप्लिसिटी वगैरह की बात की जाती है, लेकिन फैक्ट ये है कि आप प्राइमरी लेवल से अगर बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजें जहाँ इतनी महंगी फीस हो, तो वो अपने आप में वो एक दूसरे ही कल्चर से आते हैं। एक ऐसे कल्चर जहाँ पर आमतौर पे सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा वैल्यू नहीं माना जाता है। तो ये भी एक है अपने आप में। कई विरोधाभास हैं मेरे ख्याल से कृष्ण जी के जो प्रयोग हैं स्कूलों को लेकर, उसमें कई कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे नज़र आते हैं, खास करके उनका ऐसा लिमिटेड लोगों तक उनकी पहुंच होना, उसके बाद उनको एक रिलीजियस सेंटर्स मानना, फिर कई तरह के इन्फ्लुएंसेस बच्चों पे होना, पेरेंट्स के होना, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बैकग्राउंड। दिन ऐसे टीचर जो वहाँ रह रहे हैं उनकी सोच अलग है, जो दिन में बाहर से पढ़ाने आते हैं और शाम को चले जाते हैं। प्लस वहाँ पर बच्चे जब हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पे हाउस पेरेंट्स होते हैं, जो कि टीचर्स हो भी सकते हैं और टीचर्स नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो टीचर्स नहीं हैं तो उसका मतलब एजुकेशन से उनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, और अगर वो टीचर्स हैं तो वो दोनों काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं। तो बहुत तरह के इन्फ्लुएंसेस बच्चों पे इवन कृष्णमूर्ति स्कूल्स में आते हैं, क्योंकि अक्सर हाउस पेरेंट और टीचर एक ही होता है, या हाउस पेरेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक टीचर की क्वालिफिकेशन से बहुत कम भी होती है, तब भी वो हाउस पेरेंट बन जाता है। तो अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसेस आते हैं, खास करके कृष्णमूर्ति स्कूल में। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ होता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो कृष्णमूर्ति का विजन समझे। नहीं तो बच्चों को हर जगह एक अलग मैसेज मिलेगा कि क्लास में तो कुछ और सिखाया जा रहा है और उसी स्कूल के दफ्तर में किसी और तरीके से बातचीत की जा रही है। तो ये तो मैं एक स्कूल, एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन देने वाले और एक विजनरी के स्कूल की जो प्रैक्टिकल समस्याएं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप मेन स्ट्रीम स्कूल को देखते हैं, वहाँ की तो दिक्कतें अलग ही हैं। अब जैसे एक कृष्णमूर्ति के पूरे स्कूल में अगर 300 बच्चे होते हैं तो मेन स्ट्रीम स्कूल की एक ही क्लास में 300 बच्चे होते हैं, और वो कैसे पढ़ते हैं ये भी मैंने देखा, बहुत ही मुश्किल होती होगी पढ़ने में, पढ़ाने में। वो एक तरह का मेला होता है वहाँ पर। हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं, वो भी जानते हैं। देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज एंड कृष्ण टॉक अबाउट एन एजुकेशन विद द चाइल्ड। द मोमेंट अ चाइल्ड स्टेप्स इनटू द स्कूल, can he be free of fear? I mean, this is a very serious challenge that he is posing before the teachers. I mean, he is giving this responsibility to the teachers. Can they set a child completely free the day he enters the school? So it's very interesting. I mean, it's an interesting challenge, and it was a problem even when he was alive. He faced this problem. He was aware of this. And even today, if you ask Krishnamurti school head, I think he would say that one of the most difficult tasks is to find the right kind of teachers for the school. So I don't know how this kind of vision, where you have to educate holistically the total human being in an atmosphere holistically for the whole, which means for the society, for
the whole world. I mean, how does he live without conflict on this earth? That itself is a big challenge. जी बिल्कुल, जब हम होल की बात करते हैं तो वो बहुत ही एक तरह का अपरिमेय और अपरिमित शब्द है और उसमें सब कुछ ही समा जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद जिस समय हो रहा है काफ़ी, तो हम और लोगों को लाएं और वीडियो हम अभी रहने देते हैं, तो और लोग इसमें चर्चा में आएं और अपनी बात रखें, तो फिर हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और है जो कृष्ण जी ने कहा कि हाउ टू एजुकेट अ चाइल्ड, लेकिन अभी हम लोग क्या, तो ये सवाल बहुत पीछे आता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स में आता है कि वेयर टू एजुकेट द चाइल्ड, कि दे डोंट इवन थिंक अबाउट हाउ टू एजुकेट, एंड व्हाई टू एजुकेट इज अ क्वेश्चन दैट कम्स मच लेटर. The first thing that comes to their mind is look for the best school in the city, and if you're rich enough, then send them to a public school where they can spend lakhs of rupees and send them to Dehradun or Rishi Valley. So where to educate is a bigger question for an Indian parent than how to and why to educate. Sorry, शर्मा जी और नागर साहब, जी मेरा एक प्रश्न ये है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया था और आप लोगों ने भी उसका जिक्र किया है कि फियर। कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि फियर से हमको बच्चे को दूर करना है, पर मूल बात यह है क्या बिना फियर के बच्चे के अंदर का टेक्निकल एक्सलेंस, मैं इमोशनल और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल एक्सलेंस बाहर निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि अधिकतर केस में हम देखते हैं कि बच्चे इतने सीरियस नहीं होते, और अगर वो एग्जाम और इसका फियर नहीं रहेगा तो क्या वो टेक्निकल एक्सलेंस बाहर आ सकता है? बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल है। इसका मैं एक उदाहरण से जवाब देना चाहूंगा कि मेरे एक परिचित हैं जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो वो एक बार आए और मेरा उनसे मिलना हुआ। तो जो भी आता है मैं उससे शिक्षा के बारे में पूछता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ की भी शिक्षा देखी आपने और वहाँ भी पढ़े, आप दोनों देशों में पढ़े, फिर आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको बुनियादी तौर पे यहाँ की शिक्षा और न्यूजीलैंड की शिक्षा में क्या फर्क महसूस होता है? देखिए, उन्होंने कहा कि फर्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप एक ही कहना चाह रहे हैं तो मैं एक बुनियादी फर्क आपको बताता हूँ। वो ये है कि भारत में जो शिक्षा है उसके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि बच्चे के ब्रेन के ऊपर जितना प्रेशर होगा वो ब्रेन उतना ही डेवलप होगा और उतना ही सीखेगा। और न्यूजीलैंड में इसका विपरीत सोचा जाता है और वहां ये कहते हैं कि बच्चे के ब्रेन के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो उतना कम सीखेगा। और फिर इसको मैं अगर फिनलैंड में ले जाता हूं तो फिनलैंड में ये कहावत ये है कि वहां ये कहते हैं कि अगर बच्चे को ये पता चले कि उसकी शिक्षा चल रही है तो यानी कि वो शिक्षा जो है हो ही नहीं रही है, अगर बच्चे को ये लगे कि उसको पढ़ाया जा रहा है तो। और फिर इसमें एक और, आज ही मेरे को एक वाक्य पढ़ने को मिला है जो निशांत ने भेजा है मुझे, कि अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ ह्यूमिलिएट करना ही एक तरीका है तो इसका मतलब आप जानते ही नहीं कि पढ़ाई क्या होती है और शिक्षा क्या चीज है। तो अब सीधे सीधे आपके प्रश्न के ऊपर आते हैं कि क्या इस सब के बगैर भी बच्चा सीख सकता है? तो जब हम ये सवाल करते हैं तो हम इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें सीखने की कैपेसिटी है, उसमें सीखने की क्षमता है या नहीं है। अगर ह्यूमन ब्रेन में सीखने की क्षमता नहीं है तो कोई दुनिया की चीज उसको नहीं सिखा सकती। तो जो हमारा, और अगर उसमें क्षमता है, अगर उसमें सीखने की क्षमता है, उसमें जानने की उत्सुकता है, अगर वो ह्यूमन ब्रेन का एक अंतर्निहित गुण है, उसके अंदर ऑलरेडी है, वो इनबिल्ट है, तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर सीखने की बात अगर देखें तो बच्चा सबसे शानदार चीजें जो सीखता है वो कैसे सीखता है? वो बगैर स्कूल के सीखता है। अगर आप देखें हैं कि बच्चे का चलना जो है वो दुनिया के किसी भी एग्जाम से ज्यादा कठिन काम है, और उसको सीखने के लिए उसको इतनी एनर्जी, इतनी ताकत और इतनी बार गलतियां करनी पड़ती हैं, तब जाके वो चलना सीखता है और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाना उसको आता है। वो बहुत इतना बड़ा एग्जाम वो बगैर टीचर के सहयोग के पार कर लेता है, बार बार करके, रिपीटिशन, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता है, उसके अंदर नया करने की उसके ब्रेन के अंदर कैपेसिटी है। इसी तरह से आप लैंग्वेज देखें, हम जानते हैं कि जब हमको कोई नई भाषा, बिल्कुल ही नई भाषा जब सीखनी होती है तो हमको कितने प्रयास करने पड़ते हैं, और एक बच्चा उस भाषा को
बगैर प्रयास के खेलते खेलते सीखता है, जबकि उसका ब्रेन इतनी प्रयास उस चीज को सीखने के लिए कर रहा होता है। तो हमको उल्टे ये सवाल करना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा में या हमारे सिखाने में ऐसा कौन सी गड़बड़ है या ऐसी कौन सी गलती है कि जो इतना सीखने की कैपेसिटी वाला ब्रेन है वो मामूली चीजों के आगे हार जाता है और वो नहीं सीखना चाहता या वो नहीं सीख पाता। तो ये कहीं सवाल हम सब के लिए है, ये बच्चे के लिए नहीं है ये सवाल। और अगर आप देखें तो बहुत सारे इसमें एक बड़ी अच्छी मैंने वो बात पढ़ी थी कहीं कि वो मैं सुन रहा था, एक स्पीकर वो ये बोल रहे थे कि हमसे अच्छा तो हम वो टीचर ही थे, तो बोले हमसे अच्छा तो वो जो पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैंप है वहां के टीचर्स हैं कि जो 2 साल में एक बंदे को कसाब तैयार कर देते हैं वो, और वो जीवन को भी दांव पे लगाने को तैयार है, अपने को मारने को भी तैयार है और सब कुछ करने को तैयार है, और इतना भयंकर उन्होंने उसको बना दिया। और हम 15 साल 20 साल लगे पड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति को इंसान कैसे बनना है ये नहीं सिखा पा रहे, कैसे लर्न करें ये नहीं सिखा पा रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो नहीं सिखा पा रहे, और हमारा सारा ज्ञान जो है बस कुछ रट लेना और कुछ उगल देना, कुछ रट लेना कुछ उगल देना, इस पे टिक गया है। तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया है वो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर है, वो हमारे ऊपर है, वो हमारे टीचर्स पर है। एक सरल मैंने आपने बहुत अच्छी बात कही संजीव, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फियर को इग्नोर करके उसको एक टेक्निकल सब्जेक्ट सिखा दिया जाए तो हो सकता है बच्चा सीख जाए, लेकिन इसकी भी संभावना है कि उस फियर की वजह से उसकी वो सारी टेक्निकल नॉलेज किसी न किसी दिन बिल्कुल व्यर्थ चली जाए, और फियर इतना बीच में जीवन पर हावी हो जाए कि उसको किसी दिन ये भी एहसास हो कि बेहतर होता कि मैं अपने भय के बारे में ज़्यादा सीखता और ये टेक्निकल नॉलेज बाद में आ जाती या नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई थिंक EQ और अपने इमोशंस को जाने बगैर अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हो जाएंगे तो आपके साथ यही होगा कि आप अच्छे वेपन्स बनाने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आएंगी, प्रेम नहीं आएगा, एम्पैथी नहीं आएगी, नेचर को डिस्ट्रॉय करने के आप तरीके ढूंढेंगे। तो फियर आपकी नफरत के रूप में भी एक्सप्रेस हो सकती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि मेरी स्टडीज़, मेरे रिसर्चेज इवेंचुअली बॉम्ब बनाने के काम में आ जाएंगे तो बेहतर होता कि मैं ज़िंदगी भर घड़ियाँ बनाते रहता, वॉच मेकिंग में ही मैं लगा रहता। तो वो इंटेलिजेंस, वो कंपैशन एजुकेशन से अलग चीज़ नहीं है। अगर हमको एजुकेशन और ज़्यादा निष्ठुर बना दे रहा है, हम घर पे शांति से नहीं रह पा रहे हैं, बच्चों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एजुकेशन को लेके आप क्या करेंगे? आप पुल बनाएंगे, बम बनाएंगे, मिसाइल्स बनाएंगे और क्या करेंगे? What is the value of such an education which is devoid of all these things, which doesn't teach us to become gentler, more compassionate, more caring, loving, more alert? I think it has no value. जी, वो सविता जी कुछ पूछना चाह रही। सविता जी, you raise your hand. Yeah, actually, I lost my question somewhere. It was about this only, if we are not going to give them the fear of there's no reward and punishment, तो मतलब किस ढंग से अगर बच्चा, हाँ याद आ गया मुझे नागर का, ये था मेरा क्वेश्चन कि जब बच्चे घर आ जाते हैं, आप कह रहे हैं ठीक है, तो जो हमारे स्कूल में शाकाहारी खा रहे हैं वो घर आके दे अगेन स्टार्ट ईटिंग चिकन मटन एंड ऑल। इन द सिमिलर वे जो बच्चे घर आ जाते हैं वो अचानक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे समय में एक पेरेंट क्या करे? आई मीन इट्स ऑल राइट टू से कि ठीक है अभी थोड़े दिन वो आया है तो दे दो वगैरह, बट मुझे तो गौतम अन्ना ने पूछा कि आपका बेटा, मैंने कहा कहना ही नहीं मानेगा ना बच्चा, तो बोले कि अगर आपका बच्चा, आपका हॉल है सुंदर सा, मैंने कहा हाँ है, बोले आपका सोफा है अच्छा सा, मैंने कहा है, वहां पे if he sits and does poop, are you going to allow?
So how come you are allowing him to put poop in his head? So this is how Gautam Anna told me, but I really would love to have some insight from you and Sanjeev ji ki how do we deal when the children come home? I am not overindulging in my child. I am ready to give all the 3 children the equal platform. But some of the children are more aware than the other child, you know. Thank you. बहुत ही शानदार सवाल है ये। वास्तव में मुझे लगता है कि ऐसा हम किसी एक दिन में ये नहीं हो सकता कि अब हम इसमें कुछ कर पाए कि हमारा किसी दिन कुछ साल में 2 महीने या 3 महीने या कभी किसी दिन हम कर पाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो जब पहली बार हमारा बच्चा हमारे पास आता है वहां से शुरू होती है ये बात, और वहां भी फिर घूम फिर के वही बात आती है कि हम अपनी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। बच्चे की एजुकेशन तो सेकेंडरी है, वो सीखेगा, जानेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है कि जो शायद कभी उसके लिए नुकसानदेह भी हो, लेकिन उसकी जो वापस आना और सीखना और गिर के फिर खड़े होना, ये कैपेसिटी उसमें तभी बन पाएगी जब हम अपनी शिक्षा के बारे में जागरूक होंगे। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये पहले दिन से है। जैसे आप सोशल मीडिया की भी बात करते हैं तो मैं समझ ही नहीं पाता कि सोशल मीडिया में क्या प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया एक पेन की तरह हो सकता है या एक कीबोर्ड हो सकता है या एक स्क्रीन हो सकती है, वो एक डिवाइस है, उसकी कोई अपनी कैपेसिटी नहीं है। उस डिवाइस का जब यूज हम करते हैं तो उस यूज के पीछे जो मोटिव होता है और उस यूज डिवाइस के द्वारा जो हम आनंद पाना चाह रहे हैं, वहां सारी सवाल और जटिलताएं खड़ी होती हैं। वरना बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं तो मैसेज कर रहा हूं, भाई मैं मुंह की बजाय जो है टेक्स्ट से बात कर ले रहा हूं, लेकिन वो कैसे मेरे लिए एक बीमारी बनता है वहां हमको देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ एक डायलॉग और एक संवाद जो कि 1 दिन में नहीं खड़ा होता, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है जो हर समय चलती है, और एक लर्निंग टुगेदर कि जिसमें बड़े भी सीख रहे हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं और दोनों संग संग सीख रहे हैं, कोई एक दूसरे को सिखा नहीं रहा है। तो संवाद और सीखना यहाँ कहीं मुझे लगता है कि उसमें कुछ गुंजाइश है। और पेरेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स की कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अथॉरिटी बहुत उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। बस उस अथॉरिटी की कोई साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। फिजिकल अथॉरिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरा बच्चा है वो दरवाजे के बाहर निकल रहा है और दरवाजे के बाहर गड्ढा है तो मैं उसको चिल्ला के रोक रहा हूँ, बस मेरी एक फिजिकल अथॉरिटी है। तो ऐसी जहां भी चीजें मुझे लग रही हैं कि उसको हेल्प की जरूरत है तो वो मैं कर सकता हूँ, बट उसमें ये कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैंने ज्यादा दुनिया देखी है, इस वजह से मेरे पास ज्यादा समझ है, मुझे इस सारी चीजों से बाहर आना पड़ेगा और मुझे ये सीखना पड़ेगा कि नहीं, हम दोनों एक ही बोट में खड़े हुए। जैसे कृष्णमूर्ति टीचर के लिए भी यही बात बोलते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक ही बोट में खड़े हुए, दोनों हर्ट हैं, दोनों दुखी हैं, दोनों पीड़ित हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। तो वही यहाँ पर भी है, पेरेंट्स के साथ भी वही है, बच्चों के साथ भी वही है कि वो दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे की मदद करें। तो मुझे लगता है शायद मदद करने का मामला ज्यादा है, कंट्रोल करने का और अपना कुछ उनको खास दिशा में डालने का मामला नहीं है। I think there's one more aspect to it which we should investigate or we should look at. मुझे लगता है संजीव कि एक तो हमारी पोजेसिवनेस जो बच्चों को लेके है ना, और टीचर्स का भी जो कंट्रोल है वो उनको, माने ये उसका एक एस्पेक्ट है, उनको लगता है कि वो कम हो रहा है, बच्चा सोशल मीडिया और इंटरनेट के हाथ में ज़्यादा जा रहा है, तो हमारा एक कंट्रोल उस पर कम होता है। ये भी एक परेशानी की वजह बनती है टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। उसका एक एस्पेक्ट ये भी है क्योंकि वो पेरेंट्स भी बहुत समय बिताते हैं इंटरनेट और अपने मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे। How do we bring the awareness in the kid? ठीक है, everything you can have, everything is there for you to use. Okay, थोड़ा सा आप WhatsApp भी कर लो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर लो, थोड़ा सा आगे लर्निंग के लिए यूज कर लो मीडिया को, पर how do we how do we inculcate an awareness in them that देखो, don't get consumed by it, use gadgets and don't get used up by them. बिल्कुल सही बात है। तो इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से ड्रग्स के बारे में देखा गया है कि ड्रग्स, कोई भी ड्रग अपने आप में एडिक्टिव नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उस ड्रग को लेते हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो खुशी है, जीवन को जीने का जो उत्साह है,
वो उनको और सोर्सेस से नहीं मिल रहा है। तो जब वो उत्साह और सोर्सेस से नहीं मिलता तो वो एक चीज में लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे अगर हम पॉइंट्स जमा करें कि जैसे बच्चे का नेचर के साथ संबंध, बच्चे का प्रकृति के साथ संबंध हम ही काट देते हैं। कोई किसी छोटे बच्चे को मोबाइल में और उसमें दिलचस्पी नहीं होती, उसकी दिलचस्पी मिट्टी में ज्यादा होती है, पेड़ में ज्यादा होती है, और चीजों को तोड़ने जोड़ने में ज्यादा होती है, खुले में रहने में होती है, बाहर भागने में होती है। तो जब हम जिस वजह से उसको नेचर के साथ वो उसका संबंध जुड़ता है और वो नेचर से सुख लेना शुरू करता है। फिर इसके साथ और बहुत सारी चीजें, यानी जीने के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, बात करना, मिलना जुलना, खेलना, ये सारी चीजों से बच्चे को सुख मिलता है, बस सारी चीजों से बच्चा जीना सीख रहा है। तो जब ये सारी चीजों से उसको वो सब कुछ नहीं मिल पाता तो फिर वो जो सेरोटोनिन है, जो ऑक्सीटोसिन है, वो सब कहां से बनेंगे? तो उसके पास फिर एक ही जरिया बचता है कि सोशल मीडिया में डोपामाइन की पूरी उसके लिए खुराक का इंतजाम है, एक नकली एक जीवन उसको देने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। तो वो एक बिल्कुल एडिक्शन उसी तरह से है। तो हमको एडिक्शन क्या है इसकी बजाय ये देखने के पहले ये देखना पड़ेगा कि क्यों बच्चा इसको एडिक्ट हो रहा है, यानी उसको और जगह से वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। चैतन्य जी कुछ ऐड करना चाहें? जी जी। एक सेकंड, मैं यही कह रहा था, टीचर की समय एक और सर, भी ना है। तो हम उसको ले जा सकते हैं बच्चों को, ना कहीं ले जा सकते हैं, ना बाहर खेलने ले जा सकते हैं, ना कोई इंटरेक्शन है। वी आर रियली in the house and we are playing board games, we are playing cards, we are playing different things, you know, sometimes even on the telephone we play Ludo and all with each other. So we are, but I am not talking about my kid because luckily he's going to a J. Krishnamurti school. But the other people as a counselor, when they are approaching me, I am telling them exactly what you told me, Sanjeev ji. कि आप थोड़ा सा ये जो पेरेंट एंड टीचर्स के लिए एक बहुत छोटी सी थिन बुकलेट है ग्रीन कलर की अपने जे कृष्णमूर्ति जी की, तो मैं बोलती हूँ कि इसे आप जरा पढ़ लीजिए, तो इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे चीजें, जैसे हम अपने बच्चे को वापस अवेयर कर सकें, कहीं बहते हुए नहीं चले जा रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन अ सर्टेन लिमिट इज ओके। थैंक यू सर। Even I have experience in this. My students, when I'm taking online classes, actually we request them to switch on their camera at least for some time so that I know who is attending the class. तो क्या करते हैं वो लोग आपस में, they click each other's photo and they make memes, okay, and they make fun of each other like that. So nobody wants to switch on the camera. This is a problem. So as a teacher, I faced this problem. So I thought that I would talk to them at least for 4 or 5 minutes to, apart from the syllabus, I told them, look, this is much more important than your syllabus, that you are creating memes for each other's friends. So why don't you reflect on what kind of relationship do you have with your friends? You are creating taking their photos without their permission and you're putting it into internet, and they are not enjoying it. So just like somebody, if somebody puts your photograph without your permission, will you enjoy it? So ये जो awareness है, अगर बच्चे को साथ बात किया जाए, सब लोग मिलके बात करें, तो मेरे ख्याल से कुछ awareness is the only way. मतलब, and I told them categorically this, that this is much more important than what demand and supply I'm teaching you today. But listen to it, that you are making these memes of each other. Is it really fun or what is it? You don't have to answer me now, you reflect on it. So सारे teachers, parents, अगर थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उनको समझाया जाए, of course it will take time. Like 50 years ago, child marriage was nothing. It was everybody used to do it because we accepted it. But 50 years from now, we know child marriage is not a good thing. So how did it happen? Not through legislation or anything, it is awareness. So here teachers and parents have a big role to play कि बच्चों को सामने बैठ के समझाया जाए थोड़ा बहुत, not in a moralistic way, और फिर एक बार बोल के छोड़ दो, फिर वो अपने आप सोचने लगेंगे। या नहीं भी सोच सकते।
या नहीं भी सोचे, So, then we cannot I help mean, it. the Yeah. very parents and teachers who used to advise children not to use mobiles and telephones and computer too much. Now they have to do, because the situation has changed. You yourself have to give a mobile to your child and tell him to use it, because otherwise he won't be able to attend his online classes. So situation has also undergone change. And I mean, as I said, the teacher also feels a bit threatened, because a child has access to more information than the teacher herself is capable of, sharing with the child on the same subject, because he has access to internet. So बिल्कुल जी। I mean, because our ability to control the child has become less and less. The child is becoming inwardly, intellectually more independent. Emotionally, he has more things to turn to, and he can. I mean, it's a fact now. You can't just take it away from him. It's here to stay, here for good. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात वो समझाने का मामला नहीं है शायद, कि मैं कुछ बता रहा हूँ और वो समझा रहे हैं। ये हमारे संबंधों का मामला है, एक टीचर के रूप में हमारे संबंध, माता पिता के रूप में हमारे संबंध, और ये बात और दूसरी बातों के रूप में क्या हमारे जो संबंध है, कम से कम वहां फियर नहीं है। यानी बच्चे अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम बच्चों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। मुझे लगता है कि माता पिता को बच्चों से भी ज्यादा फियर होता है अपने को अभिव्यक्त करने का। बच्चों को तो शायद जो होता ही है वो होता ही है। तो ये कोई एक दिन की प्रक्रिया तो है ही नहीं, ये तो रोज की बात है, हमेशा की बात है, जीवन जीने की बात है कि हम आपस में संवाद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये बोला कि हमारे परिवारों में ही कम्युनिकेशन नहीं है, हम आपस में ही ठीक से बात नहीं कर पाते, और हम सरकार के लिए कंप्लेन करते हैं कि वो हमारा नहीं सुनती है। तो वो कहते हैं उसी का ही एक्सटेंशन ही है वो सरकार की जो प्रक्रिया है वो भी। तो ये संवाद की बात है शायद, मुझे लगता है, जो हमेशा करना होगा, और ये किसी उद्देश्य के लिए नहीं कि मैं ये बात करूंगा और उसके बाद मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं उसको बोलूंगा वो मान लेगा, नहीं है। ये हम दोनों के सीखने का मामला है, उसको भी कुछ सीखना है, मुझे भी कुछ सीखना है, और हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को और परिस्थितियों को भी, क्योंकि चुनौतियां रोज बढ़ रही हैं, चुनौतियां रोज नई आ रही हैं, तो हम दोनों मिलकर उसका कैसे सामना करें ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा है। Basically, what is important, Sanjeev, is that we need to understand not my fear and your fear, but fear itself, or for that matter, any other emotion. If there is a sense of insecurity, and my sense of insecurity is not different from your sense of insecurity. So we need to focus on that emotion, because that's what we are trying to understand. Exactly. Not your fear and my fear. हाँ बिल्कुल। और इसमें मैं सबसे ज्यादा जो बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और शायद मैं उसको सीधे से कह नहीं रहा हूँ, वो ये है कि जब भी हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर जो है ईगो का एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट होता है, और हमको लगता है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, देखो मैं तो 10 मिनट करता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, तुमको उसका एडिक्शन है, तुम हम समय लगे रहते हो। जबकि मैं वो एडिक्शन और जो दूसरे मेरे हैं मैं वो नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, मुझे इसका एडिक्शन नहीं होगा, कुछ और होगा मुझे। तो वही बात है कि हम दोनों एक ही धरातल पे खड़े हैं, और हम दोनों को सीखना है, हम दोनों को समझना है, और हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। We are addicted to our children. और like there are a lot of hypocrisies. कैसे खड़ा है श्रीदेवी जी? श्रीदेवी जी जी, हाँ मैं हूँ यहीं पे। एक्चुअली मैं रिलेशनशिप की बात करने वाली थी, इसे उसको संजीव जी ने एड्रेस कर दिया, तो मैं इसीलिए हैंड ओवर कर दिया मैंने। अच्छा, हेलो, तो और हाँ लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाए हैं? जी जी, प्लीज आप उन सबको बात कर लें। वो कौन है? कविता जी हैं और निशांत। Sir, I just wanted to add one more thing कि मैं काफ़ी फ़ोन पे मेरे ईमेल्स भी होते हैं, व्हाट्सएप भी होते हैं, बहुत ज़रूरी काम चल रहे होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है, वो भी झूठ नहीं बात रहेगी। पर मैंने उसका एक छोटा सा तोड़ निकाला है कि ये बच्चा मुझे देखता है कि भाई माँ भी लगी हुई है टेलीफोन पे, ओके, तो मैंने उसका एक तरीका निकाला है कि आई बॉट अ स्मॉल टैब when I'm working now, when I'm not really on the social media, when I'm working on the tab, so my son is aware कि नहीं अब तो मम्मा काम कर रही है।
So that also we can use as a practical thing if it works for some kids, you know. At least that will make a difference in my kid, I'm sure. Because मेरे फोन पे ही है सब कुछ सर, ईमेल भी करती हूँ, आंसर भी करती हूँ, लिख भी रही होती हूँ, ब्लॉग भी कर रही होती हूँ, तो आई रियलाइज कि नहीं ये तो मेरा तो बड़ा सेल्फ डिफीटिंग हो गया ये, कि मैं खुद ही फोन पे लगी पड़ी हूँ, मैं खुद ही देख रही हूँ कि वो फोन कहीं छूट जाता है तो मुझे लगता है अरे ये कहाँ रह गया. You know, it's become such an integral part of my life. So I have made a kind of a differentiation where my kid can see this is not social media time for mom and she's working. Because laptop उठा के कहाँ जाएंगे, अब घर से working है तो कहीं भी जाके आदमी बैठ जाता है, टेरेस में बैठ जाता है. And also we were using the phone more than the laptops and all. Now we should get a clarity कि भाई चलो mom's working. Thank you, sir. Prakash ji wanted to ask you. निशांत जी. निशांत. नहीं सर, आप कर लीजिए पहले. हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि जब हम टीचर वाली बात कर रहे थे कि टीचर मिलना एक समस्या होती है, तो मैंने अभी तक जितना मतलब देखा है तो उसमें ये ज्यादा देखा जो लोग नेचर के ज्यादा करीब हैं, पशु पक्षियों के करीब हैं, कीड़े मकोड़ों के ज्यादा उनसे दोस्तियां हैं, तो उनके साथ बच्चे बड़े ओपन जल्दी से हो जाते हैं और उनके साथ बड़ा अच्छा फील करते हैं और वो उनकी बातें मानते भी हैं. ऐसा नहीं होता कि सुनना बंद कर दिया है बच्चों ने, वहाँ ज्यादा सुनते हैं और वो ज्यादा अपने आप को फील करते हैं बच्चे, बजाय कि जैसे कि सोसाइटी उन्हें बना रही है या पेरेंट्स उन्हें बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपनी एकदम जो एक बच्चे वाला नेचर उसके साथ वो आ जाते हैं. मैंने देखा है कि मतलब कि नई नई चीजें भी वो सीख रहे होते हैं वहाँ पे, झोपड़ियाँ बनाना, पंखड़ियाँ बनाना, ये सारी चीजें. तो थोड़ा मुझे यही लगता है कि नेचर के साथ जितना अच्छा रिलेशन किसी व्यक्ति का हो जाए तो उतना ही अच्छा बच्चों के साथ भी वो जाता है. तो फिर आप अगर निशांत एक बच्चे का रिलेशनशिप आपके बगैर नेचर से हो गया या आपके सिखाने पर हो गया, उसके बाद आपकी क्या भूमिका है एज पेरेंट या एज टीचर? एक्चुअली हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं जो कि वो दूसरी सोर्सेस से भी नहीं सीख सकता? सब्जेक्ट को सीख लेगा, इंटरनेट पे यूट्यूब पे चला जाएगा, अच्छे लेक्चर सुन लेगा, शेक्सपियर मुझे पढ़ाना है वो ऑक्सफोर्ड के किसी प्रोफेसर का लेक्चर उसी ले पे पढ़ लेगा वगैरह वगैरह. तो फिर हमारे पास क्या है जो कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं? और शुरू में जैसे कि आप टेक्निकल चीजें के अलावा भी आप जैसे बात कर रहे थे कि 40 मिनट ही होते हैं, 45, तो जैसे हमारी साइंस की बुक्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर उन्हें भी डिलीवर नहीं कर पाता. उनमें भी काफी सारी चीजें होती हैं कि जैसे वाटर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, कि तो उनके क्या पढ़ाने के कुछ और अलग तरीके हो सकते हैं क्या, कि जड़ों की पहचान करें, पंजों की पहचान और इन सब. लेकिन हम वो उन्हें बड़े एक छोटे चैप्टर समझ के खत्म कर देते हैं, जबकि जब इलेक्ट्रिक का हमें चैप्टर करना है या मैग्नेट का चैप्टर करना है तो उसके लिए हमने बड़ी प्रयोगशाला और सब कुछ कर रखा होता है डेवलप. तो उसमें भी इंफॉर्मेशन ना देके कि कैसे बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करे, उस चीज को भी शायद पीछे छोड़ देते हैं. और जो बाकी की जो हैं चीजें उन्हें भी शायद छोड़ ही रहे हैं. देवी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी चैतन्य जी आपने जो पूछा ना कि मतलब बच्चे को क्या सीखें, क्या सिखाएं इस तरह का, तो इसमें ये है कि बच्चे मतलब मेरा सवाल था उसको फिर से एक बार दोहराऊं कि हमारे पास बच्चे को देने के लिए क्या है. हाँ, वही बच्चे को देने के लिए क्या है, मतलब क्या चीज सिखा सकते हैं हम बच्चों को. तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स करना सिखाना चाहिए बच्चों को, रिएक्ट करना नहीं. जो कि आमतौर पर ये होता है कि रिस्पॉन्स में मतलब कि चीज़ों को सोच पाना, समझ पाना, उस तरीके की जो कंडीशनिंग है उन मतलब वो चीज़ को देखना है कि वो रिफ्लेक्ट कर सके अपनी बात में कि किसी चीज़ के लिए जैसे आमतौर पर जो होता है, जो पावर ड्राइव्ड जो रिस्पॉन्सेस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली जो घरों में होता है, मैंने भी महसूस किया है कि हमेशा पावर ड्राइव्ड होता है. जैसे कि जो यंग होते हैं, अर्निंग होते हैं, उनका पूरे घर के ऊपर एक अलग तरह का होल्ड और कमांड होता है कि सब उनकी बात सुने, तो फिर बच्चे उसी को फॉलो करने लगते हैं और वो रेस्पेक्ट नहीं करते चीज़ों को. जो रिलेशंस को भी आगे चल के डिफाइन करने लगता है कि रिलेशनशिप कैसे बनेगी.
तो ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, खुद के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करना, और बच्चे उन्हीं से सीखते हैं बेसिकली। इसीलिए जितना बोलेंगे आप, जितना जिस तरह से बताते हैं या बोलते हैं, बच्चे उससे नहीं सीखते हैं। बेसिकली बच्चे ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है आपके घर में, आप उनसे कम पावर के लोगों के ऊपर, मतलब आपके घर में अगर कोई मेड आ रही है या काम वाले लोग आ रहे हैं या ड्राइवर आ रहा है, तो आपका उनके साथ में रिस्पॉन्सेस कैसे हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। तो चीज हमें इस लेवल पर कॉन्शियस होना होगा कि कैसे करना है। और बाकी चीजें तो आ चुकी हैं, जो नेचर के पास जाना, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन ही मतलब मुझे जो लगता है एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर बच्चों के साथ बात करनी चाहिए ज्यादातर। अच्छा आज आपने क्या देखा, किससे कैसी बातचीत हुई, तो उसमें हमें प्रीचिंग नहीं शुरू करनी, वो बच्चे के ऑब्जर्वेशन से जस्ट डील विद देम, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हुआ कोई बात नहीं, तो वो चीजों को खुद निष्कर्षों तक पहुंचे, खोजे और निकाले। और चाहे वो ह्यूमन बीइंग का एटीट्यूड का ऑब्जर्वेशन हो, चाहे नेचर में प्लांट्स के ग्रोथ का हो, चाहे वो चींटी के घर लाइन बनाने का हो, या फिर कोई और भी चीज है जिन चीजों को देख सकते हैं, चाहे वो सनसेट हो या मॉर्निंग हो, ये सारी चीजों को देखना और उनके बारे में अपनी बात को कह पाना, ये मुझे लगता है कि शायद हम उसको सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं, पर हम सिखा नहीं सकते कोई चीज, जो मुझे लगता है अपने लेवल पर। हाँ बहुत अच्छी, लेकिन संजीव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में कि जैसे ही बच्चे को ये रियलाइज होता है कि उसे आप एजुकेट कर रहे हैं, वहीं पे उसकी दिक्कत, वो उसके अंदर से कुछ ऐसा रेजिस्टेंस पैदा होता है, चाहे आप उसको जितनी चालाकी से करें, जितने सटल तरीके, उसको समझ में आ जाता है कि ये कुछ खेल शुरू हो गया है इनका। वो आप चाहे जितनी, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत मैंने उसमें वो ज़्यादा कंडीशन नहीं होती। मैं बहुत अच्छी एक दिलचस्प बात है कि बच्चा अपने फादर के रूम में घुसता है, बोलता है मुझे बात करनी है तुमसे, तो उसका फादर कोई बुक पढ़ता रहता है और उस बुक के बीच में वो पेज पर अपनी उंगली रखता है, किताब को बंद करता है और कहता है कि हाँ बोलो। तो उसमें वो बच्चा कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी उंगली किताब के अंदर रहे और तब तुम मुझे सुनना। किताब को रखो और फिर मेरी बात सुनो। तो वो बहुत, जो आपने कहा ना कि संजीव ने कहा कि the moment the child feels that somebody is trying to tell him something, tell her something, there is something that rises, some kind of rebellion begins. Generally, I see, because the child thinks that the adult doesn't know. That's why most children they don't like the teachers, and therefore they don't like the subjects that the teacher is teaching. कहीं न कहीं उसकी टीचर की पसंद और सब्जेक्ट की पसंद मिल जाती है। करेक्ट। और जिन टीचर्स को वो लाइक करता है उनके सब्जेक्ट को भी लाइक करता है। तो हाँ सही कह रहे हैं। बच्चे मैथ्स को लेकर के तो हाँ। जी मैथ्स को लेकर के तो यही सबसे ज्यादा मतलब लोगों का ऑब्जर्वेशन देखा है, क्योंकि वो टीचर उनको इतना मारते थे, इसलिए मैथ्स सब्जेक्ट से बच्चों की बहुत ज्यादा नफरत रही है। जो मतलब एक दो बार बातचीत से हम लोग को टीचर्स से बातचीत से पता चला है, टीचर ट्रेनिंग में ये बातचीत निकली है कि उनको मतलब मैथ्स टीचर ऐसे मारते थे जिसके कारण उनको सब्जेक्ट से नफरत थी और वो सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाए। खैर ये तो है ही, और साथ में जो सब्जेक्ट को भी पढ़ाने का जो तरीका है वो मतलब उस सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार नहीं होती है। मतलब आप अगर क्लासरूम में जाएं, मैं थोड़ा एकेडमिक आ रहा है इसमें, थोड़ा इसको समझने को, कि आपका साइंस का टीचिंग और आपका लैंग्वेज की टीचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप टीचर से बात करेंगे तो जिस तरीके से कहानियां वो भाषा में पढ़ाते हैं उसी तरीके से विज्ञान को भी एक कहानी की तरह लेकर जाते हैं, जबकि दोनों की पूरी प्रकृति अलग है, दोनों का सब्जेक्ट का नेचर ही अलग है, काम करने का और उस पर सोचने का, उस पर समझने का सारा चीज। तो ये एक तरीके से एकेडमिक लेवल पर भी, क्लासरूम लेवल पर भी चैलेंजेस है ये, जो जिसको कि थोड़ा सा स्कूल अगर एजुकेशन के ऊपर बात करें तो ये समझना पड़ता है हम लोगों को। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहती थी। प्रकाश माहेश्वरी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। प्रकाश जी और वर्मा। प्रकाश माहेश्वरी। हेलो,
सबसे पहले तो मैं चैतन्य जी और चैतन्य नागर जी का और संजीव शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये जो अपनी गुरुवार को चर्चा होती है, ये बहुत ईमानदारी की चर्चा होती है, और इसमें जो है कृष्णमूर्ति को भी एक तरफ रख के और वो जो है हम बहुत अच्छे तरीके से विचार करते हैं, और जो है आप जो है बहुत खुले मन से अपने जो है विचार व्यक्त करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरा ये कहना था कि जब संजय सर आपने कहा कि एक होलिस्टिक लाइफ जो है बच्चे को सिखाना चाहिए कि जिसमें वो आजीविका भी चलाए और जो है इसका बैलेंस करे, पर अभी जो कृष्णमूर्ति का वीडियो भी अपन ने देखा तो उसमें यही कहा है कि सोसाइटी इज सो स्ट्रॉन्ग और ट्रिमेंडस वेट जो है उसका जो है बच्चे पे या जो किसी भी व्यक्ति पे वो आता है। तो वो इतना सक्षम जब वो उस फील्ड में जाता है आजीविका चलाने के इसमें, तो वो उन सब चीजें जो जिनसे वो बचता है या जो वो नहीं चाहता है वो उसको करने पे वो मजबूर हो जाता है। वही कंपटीशन में उसको जाना पड़ता है, वही फियर को उसको फेस करना पड़ता है, वही जेलेसी जो है उसके अंदर आती है, वही जो है दूसरे को वायलेंस इन द सेंस ऑफ कि दूसरे को दबा के और आगे बढ़ो, वो सब चीजें जो है वो वापस उत्पन्न हो जाती है। तो मेरे को ऐसा मतलब फीलिंग जो आ रही है कि एक अभी कुछ दिन पहले जो है एक कहीं लेक्चर हो रहा था कि जिसमें ये भी कहा गया कि हम बोले कृष्णमूर्ति स्कूल 90 साल से चला रहे हैं और अभी भी इंटेंट ढूंढ रहे हो। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे आज बहुत ईमानदारी से चैतन्य जी ने जो सब बातें रखी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अपन एक परफेक्ट उसकी तलाश कर रहे हैं, परफेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं और टोटल रिवॉल्यूशन कहीं है ही नहीं और पार्शियल रिवॉल्यूशन नहीं है कहीं भी, जो भी कर रहे हैं वो पार्शियली सत्य है। टोटल वाला जो है कंसेप्ट है अपना, इसको कहीं जो है अपन ढूंढ नहीं सकते हैं। ये मेरे थोड़ा मन में आ रहा है तो मैंने सामने रखा। प्लीज शर्मा जी आपकी नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मामला शायद ना पार्शियल का है ना टोटल का है। मामला ये है कि मैं क्या किसी चीज को लेकर बेचैन हूँ, क्या मैं किसी चीज को लेकर मुझे अंदर कोई डिसकंटेंट है, क्या मेरे अंदर किसी चीज को लेकर कोई डाउट है। तो अगर वो डाउट है और अगर वो डाउट की जो एनर्जी है, डाउट की जो फायर है, उसमें ताकत है, तो मुझे लगता है कि वहीं सब कुछ है, वहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, वहीं सब कुछ है। उसके बाद क्या होगा वो मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, बट वो उस चीज का ईमानदारी से होना कि जैसे मुझे लगे कि पूरी दुनिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन ये बच्चा मेरा है, तो मैं इसको इस प्रेशर से शील्ड करूंगा और मैं इसको इस लायक बनाऊंगा कि ये सारे प्रेशर को झेल सके। तो अगर मेरे अंदर ये आग है और ये मेरे अंदर ये बेचैनी है, ये तड़प है, तो मैं कुछ करूंगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं कुछ करूंगा और हर रोज गिरूंगा भी और फिर उठूंगा और फिर कुछ नया करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चीज चलती है और इसमें टोटल रिवोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, कितनी चीजें मैंने अचीव कर ली हैं, ये कोई मेरे पास चेक लिस्ट लगा के टिक करके मुझे नहीं देखना है। मुझे ये पता है कि ये जो डिसकंटेंट है, ये जो बेचैनी है, ये मेरी ईमानदार है। मुझे लगता है कि वहीं पर सारी चीजें। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। मेरे को 2-3 बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं कि नॉलेज इज बेसिकली fragmentary because we are taught n number of subjects. Initially it was 3 hours reading, writing, arithmetic, so this was quite limited. Now we have n number of things. तो इसमें 2-3 चीजें important है कि जब when you excel, when the teacher excels in any subject, it becomes a poetry. You see, most of the people when they excel in any subject, then it creates a harmony in their mind, and that he would love to share with, would actually ढूंढता है who is the right person to transfer this to him. He loves it. He will tell in 100 ways how to communicate this, why this boy is not getting, why this child is not getting this, which is so very interesting and so harmonizing. दूसरी बात ये थी कि we frequently talk of awareness. Awareness is holistic always, because then only you can be. Jivan is holistic. Ultimately, you are preparing
not preparing in the sense that who am I to prepare, but you are observing that child to attune him with the life in general, in him, around him. So this is another awareness word is not that simple. You can concentrate on mathematics, you can concentrate on English, you can and each child is born with certain faculties, excellence, where he can excel. And the teacher's job is to find that, how to come it out, how to bring that out. Then another important thing is that parent and teachers का अपना value system क्या है? You see, now I have children. After coming to this age, what is my value system? ईमानदारी से आप सोचें कि मेरी वैल्यू सिस्टम में बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. That even job comes in that, and the remuneration comes in that, and the market value comes in that. Honestly, you will find that all these things are inside me. So this is another thing, value system of parents and teachers both. So these are very small things that probably when we talk about these things, we don't give enough importance to these simple things in me, in teacher, in children. They have something in them which should come out. So this is important. That and the love. When ultimately JK talks about love, he talks about love. If you are in love, and that is only possible with communion. When you commune with child or even your peer group, it is very easy to. There are no problems actually. He loves to listen to you. You love to listen to him. Listening is a huge problem. Listening is such a huge problem that till today we are still asking all our problems to be solved by someone else. Till today, all our important questions are to be answered by someone. This is our listening. Knowing it too well that nobody can give it to you that way, where the holism comes, where the life in general comes. So far the subject is concerned, I told you, this is what I have seen. The person who is excellent, who excel in mathematics, it becomes a game to him. It becomes a fun for him, and that he would love to share with anybody who has some inclination, who has some interest, who has some inquiry related to it, maybe basic. So this is what my observation is. Thank you very much for giving me these 5 minutes. Last question, if somebody wanted to ask. Because time is closing. 3 minutes only remaining. Just one thing I wanted to mention, Sanjeev. Yeah. Krishnaji says that he also was a teacher. He was teaching adults mostly, and also spoke to children. And one thing that he said very frequently was that he was trying to address the unconscious mind. So somehow he could sense that the conscious mind was not capable of receiving anything. So that's something important. That's something worth looking at. What does he mean when he says that he's addressing the unconscious mind, right? And that was a question I just wanted to place for this group. What did he actually mean? Is it something applicable to this day-to-day life also, to school teaching, to college teaching also, or only to the kind of teaching that Krishnaji was trying to impart? That's something that just came to my mind. मैंने सोचा कि वो बच्चों से भी वो कहते थे कि जब बात कर रहे हैं और लोग बड़े कहते थे कि अब बच्चों को जाने दें, तो कहते थे कि नहीं, उनको बैठे रहने दो, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस माइंड से बात को एड्रेस कर रहा हूँ. तो इस टीचिंग जो हमारी जो स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग या फिर बच्चों की परवरिश को लेकर टीचिंग है,
उसमें इस बात का क्या वैल्यू है, ये हम सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं। शायद कॉन्शियस माइंड अपने शोरगुल की वजह से सुन नहीं पाता है, ये शायद उनका इशारा हो, वो शायद इतना अटेंटिव न हो पाता हो, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। शायद वो ऐसा कह रहे हों कि एक साइलेंस में ही टीचिंग, किसी भी तरह की वैल्यूज़ को देना हो तो ज़रूरी है कि वो वैल्यूज़ देने वाला भी एक साइलेंस में हो, और उसके साइलेंस की वजह से सुनने वाला भी साइलेंस में हो, तब शायद इस तरह का ट्रांसमिशन हो पाता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है, मुझे हमेशा ये बात फैसिनेट करती है कि वो क्या उनका मतलब था जब वो कहते थे कि मैं अनकॉन्शियस माइंड से बातें कर रहा हूँ। आधा मिनट और लूंगा सर मैं, आधा मिनट। Yes, आप आधा मिनट लोगे, आधा मिनट आपने लिया तो मैं 2 मिनट और लूंगा। ले आधा जरूर ले क्योंकि ले। चैतन्य जी ने 2 पुस्तकें बताई थी, मैं 2 और पुस्तकें बता रहा हूँ। एक तो सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, famous book by Tompkins and Bird, Penguin. Another book is The Secret Life of Nature, that is by Tompkins. So these secrets I wanted to share with you. Thank you so much. You took less than 2 minutes. चार किताबें हो गई आज। 4 किताबें पढ़ने से 4 दिन निकल जाएगी जिंदगी अपनी, बढ़िया है। और मेरा ये कहना था कि अपन जो भी ये पूरे लेक्चर रखते हैं, उसका उद्देश्य ये रहता है सिर्फ मेरे मन में कि जख्म भर जाए कैसे भी करके, किसी पार्टिसिपेंट के या मेरे या और कोई के या स्पीकर के खुद के। तो जख्म भर जाने का उद्देश्य से अपन इसको रखते हैं, न कृष्णमूर्ति के उद्देश्य से रखते हैं, न किसी और के उद्देश्य से रखते हैं, न वो बातचीत में अपन सब जने बात कर पाए तो ही जख्म भरते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी क्या होता है, जब कोई कमेंट करता है और कोई चिट्ठी लिखता है और किसी स्पीकर के बारे में बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो ये चाहते थे कि जख्म भर जाए, पर देखता मैं हूँ कि जख्म भर गए मेरे में। ऐसा ना करें, कम से कम स्पीकर्स के प्रति थोड़ा आदर भाव रखें और कोई कमेंट ना करें, और कमेंट कर दिए तो डरे नहीं, उसको नाम बताना चाहिए कि भैया ये मैंने इसलिए कमेंट किए। तो जरा इसका ध्यान रखें। और सर अगले गुरुवार को क्या लेंगे, अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे? हमारे अगले वो तो हम लोग सोचेंगे उसके लिए। सोच के बता देना आप, कल परसों पर। मतलब बोलना आपको ही है, बोलना आपको ही है और सर को ही है। सोचेंगे। हाँ। पर सोचने में रह मत जाना। थिंकिंग की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सोचने से पैदा होती है और सोचने से खत्म नहीं होती है, करने से खत्म होती है। तो मेरे को लिख देना मेरे को कि इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो मेरे को इजी हो जाएगा। और मेरा फिर से निवेदन है, संडे फिर मैं निवेदन करूंगा कि जिसने भी लेटर लिखा है वो अपना नाम बताए, नहीं तो मैं कल फिर पूछूंगा, संडे के दिन में मैं पूछूंगा, क्योंकि स्पीकर के प्रति सम्मान रखकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जख्म भरने के लिए आए हैं, जख्मों से झोली भर के नहीं ले जाए। ये मेरा बैकग्राउंड बताएं जैन साहब, किसी ने लेटर लिखा है क्या आपको? हाँ भैया, नाम भी नहीं बता रहा है वो तो मेरे को मजा आती है। ठीक है, अब जैसे किसी को कुछ अच्छा लगता है, जैसे नागर साहब ने बोला वो अच्छा लगेगा, किसी को संजीव शर्मा सर का अच्छा लगेगा, किसी का भी अच्छा लगता हो। और मुझे ये कभी नहीं लगा है कि स्पीकर में जख्म नहीं होते। कई बार अपने समझाने में भी अपने को समझ में आ जाता है। मेरे को पता नहीं है नागर साहब और संजीव शर्मा साहब हाँ करेंगे कि ना करेंगे। अभी लगा कि नहीं कि समझाने में भी समझ में आई हो कभी कोई बात। I hope Shankar Rao ji, you are able to understand Hindi or you have difficulty? You are not. I lived in Hyderabad, Pune, all over India almost. So I speak good Hindi. You've been sharing some very valuable documents. I could just see. Yeah. There's a website called pdfdrive.com. You can find all books there, whether it's JK books or anything. Yeah. Somebody has written school's name in note. I am seeing somebody has given. Yeah. I only send it. Yeah. That's why I asked you. I knew that you are the person before that. So please tell it again so that others can listen it.
No, there's nothing to tell there. You can open that link. You can read the description about that school. That school, they keep the children only up to 17 years of age, and minimum they have to be there for 7 years at least. And the end product, they want the child to understand what is love, compassion, all that, and some 10 more words, and also how to live in this world after they come out. You can read for yourself. A.S. नील की हाँ बुक है समर हिल, तो काफी अच्छी किताब है वो भी. या समर हिल, वो स्कूल का नाम भी वही है, समर हिल. हाँ, स्कूल का नाम भी वही है. थैंक यू सर. अब इसको बंद करें सर. एक नील बाग के डेविड एक फिल्म बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं. ओके, बहुत सारा बजट हो जाएगा मैडम, आप इकोनॉमी रखो थोड़ी बहुत. नहीं बहुत बजट का नहीं है. नील बाग के डेविड अच्छी किताब है, बहुत पतली सी किताब है. डेविड ऑसबेरो ने जो प्रैक्टिस की है स्कूल में, उसके ऊपर है वो. बराबर. थैंक यू वेरी मच. बंद कर दें भैया, बंद करें.